नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज दिनांक 18 मई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। आज की करंट अफेयर्स डिस्कस करने से पहले हमने जो कोटेशन ऐड किया है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी ज्ञान की शुरुआत किसी ऐसी चीज खोज से होती है जो अपन नहीं जानते। यानी अगर ज्ञान की बात की जाए तो सबसे पहली जो जरूरी बात है वो है उसमें अज्ञानता। यानी कि हमें जो चीज़ नहीं पता होती उसी के बारे में जानना। लेकिन इस प्रोसेस में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता कि हम किसी चीज़ को नहीं जानते। हमें यूँ लगता है कि हर चीज़ के बारे में हमें अच्छा आइडिया और हम जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बात से हमें मुक्त होना होता है कि हम किसी बात को नहीं जानते। यानी आप सोच के देखिए, अगर कोई गिलास है वो पहले से ही पूरा भरा हुआ है तो उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गिलास का खाली होना। और उसके लिए जो है अपने को ओपन रहना पड़ता है, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना पड़ता है और किसी भी नई चीज के लिए अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक स्पेस क्रिएट करना होता है। ठीक है, जैसे सोच के देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो आविष्कार किया न्यूटन ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही पहली बार इस धरती पे ये देखा कि सेव ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। उससे पहले भी हजारों सालों तक ऐसा होता आया था। लेकिन वो व्यक्ति पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोचा, यार एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसके बारे में रिसर्च करता हूँ, इसके बारे में सोचता हूँ। और उन्होंने जो है पूरी की पूरी दुनिया को एक नया जो सिद्धांत दिया वो था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। यानी कि समझने वाली बात यह है कि हमें सवाल करने होंगे। जो चीज हमें समझ नहीं आ रही उसको मान के नहीं चलना कि ये हमें आती है। यानी कि अपने अंदर खालीपन और अपने अंदर सवाल पूछने की जो क्यूरियोसिटी है उसको रखना है। और इन दोनों ही बातों से जो है ज्ञान का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो न्यूज है वो राजस्थान से जुड़ी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आने वाले एग्जाम्स में सीधी पूछी जा सकती है। वो क्या है कि देश का जो 12वां सेमीकंडक्टर जो प्लांट है और राजस्थान का पहला, वो राजस्थान के भिवाड़ी में ओपन हुआ है। अब सबसे पहले कि ये न्यूज हमने इंक्लूड क्यों की, सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर वो इंडस्ट्री है, यानी यूं समझे सेमीकंडक्टर वो चिप्स है जो आज की इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई में सबसे ज्यादा यूज होती है। और इन सेमीकंडक्टर्स का अगर निर्माण की बात करें तो दुनिया की 90% सेमीकंडक्टर चिप चाइना और वियतनाम बनाते हैं। ठीक है, चाइना और ताइवान, वियतनाम नहीं, सॉरी, इसको ठीक कर लेंगे, ताइवान बनाते हैं। तो यानी कि पूरी की पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे अगर किसी एक देश का कब्जा है तो वो चाइना है। और जब कोविड-19 आया था और चाइना ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया था। यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने का मतलब क्या हुआ। यानी कि 90% जो सेमीकंडक्टर चिप है वो कहाँ से आ रही थी, चाइना से। जो कोविड-19 आया तो बाकी लोगों को, बाकी दुनिया के देशों को जो निर्यात करते थे सेमीकंडक्टर चिप, वो निर्यात करना बंद कर दिया। अब ये जो चिप्स है, हमारी जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब हमारी जो कार इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो उस समय क्या हुआ था कि कारों की डिलीवरी में बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड बढ़ गया था, क्योंकि कार की कंप्लीट असेंबली नहीं हो पा रही थी। तो इंडिया से ही दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक बहुत ज़्यादा संकट का जो है उस समय परिस्थिति आ गई थी। तो उसके बाद भारत जैसे देशों ने सोचा कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कल को कोई और महामारी आएगी, कोई और वजह होगी, कोई युद्ध होगा, चाइना तो परेशान करेगा। तो उन्होंने अपने यहाँ सेमीकंडक्टर जो है इंडस्ट्री लगा के चिप्स निर्माण का जो काम है वो शुरू किया। तो इसके तहत 11 जो सेमीकंडक्टर प्लांट है वो इंडिया में ऑलरेडी लग चुके थे। अब जो 12वां है वो राजस्थान की भिवाड़ी में लग रहा है। तो हमारे लिए तो ये न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्या नोट डाउन करेंगे, इंडिया का 12वां और राजस्थान का पहला जो है सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो कहाँ पे, भिवाड़ी राजस्थान में लगने जा रहा है। आगे कितनी करोड़ चिप्स का उत्पादन होगा ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एक छोटी सी न्यूज़ है, हमने बात करी थी 2 3 4 दिन 5 दिन की क्लास से पहले कि एक एग्रीटेक जो राजस्थान समिट है, ग्लोबल राजस्थान समिट, वो होने वाला है। 23 से 25 मई को होने वाला था। लेकिन इस बीच में मोदी जी ने एक अपील कर दी पेट्रोल डीजल वाली, तो फिर राजस्थान सरकार ने इस इवेंट को भी कैंसिल कर दिया। रीजन बिहाइंड कि भाई बहुत ज़्यादा वहाँ भी मूवमेंट होता, बहुत सारी गाड़ियाँ और वीआईपीज आते, तो इस वजह से इस मूवमेंट को कैंसिल कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट उस तरह से ये न्यूज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एआई की बात हमेशा होती है और हम लोग एआई पे विशेष जितने भी आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आते हैं
वो अपन इंक्लूड करते हैं। उसको इंक्लूड करने का जो सबसे मेजर रीज़न है कि एआई जो है एग्जामिनर्स का भी फेवरेट सब्जेक्ट है और आज के टाइम की ज़रूरत भी है, आपको पता भी होना चाहिए बेसिकली कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। एआई से जो सबसे बड़े खतरे की जब बात होती है तो सबसे बड़ा खतरा होता है रोजगार को लेके, राइट, कि भाई अगर एआई आ जाएगा तो रोजगार लोगों का जो है वो छिन जाएगा। इस पे हल्की हल्की सहमी सहमी बात होती थी, लेकिन अब जो ग्लोबल लीडर्स है वो खुल के इसके बारे में बात कर रहे हैं और वो एकदम करेक्टली बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा बहुत होने वाला है और बहुत नजदीकी समय में होने वाला है। जैसे 2022 में चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी आने के बाद में और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए। इन टेक जो दिग्गज है इन्होंने ये बोला कि आने वाले वर्षों में 10% से 20% जो बेरोजगारी है वो बढ़ सकती है। बेरोजगारी बढ़ने का सिंपल मतलब है कि आज अगर मान लो इंडस्ट्री में 100 लोग लगे हुए हैं तो आने वाले कुछ एक सालों में 10 से 20% जो लोग हैं वो कम हो सकते हैं। अमेरिका में 10 में से 7 लोग ये मानते हैं कि एआई से नौकरी पाना जो है वो कठिन हो जाएगा। आगे जो है इसमें थोड़ी सी और बात स्पेसिफिक है, एंथ्रोपिक। आपको याद होगा हमने एंथ्रोपिक के बारे में भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, किस प्रकार एंथ्रोपिक ने एक मॉड्यूल डेवलप किया और उसको जो क्लोड ने मॉड्यूल डेवलप किया और चाइना के एंथ्रोपिक ने किस तरह उस मॉड्यूल को चुरा लिया था। इसके जो डोरियो एमोदा इसके सीईओ है उन्होंने भी बोला है कि 10 से 20% जो बेरोजगारी है वो बढ़ सकती है। आगे बिल गेट्स दुनिया के एक बड़े व्यक्तियों में शुमार है, उन्होंने बोला है कि जरूरत ही नहीं होगी, मतलब दुनिया में अधिकांश चीजें हैं वो एआई से हो जाएगी और लोगों की उन कामों के लिए जरूरत नहीं बचेगी। आगे गोल्डमैन स्टॉक्स जो है एक संस्था है वैश्विक रूप से काम करती है, उन्होंने बोला है कि 2027 तक अमेरिका की जो 8.5% बिजली है वो केवल डेटा सेंटरों का इस्तेमाल करेंगे। समझिए इस बात को। देखिए आपकी एनर्जी का जहाँ यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज ज्यादा एनर्जी का यूज वहां हो रहा है जो सेक्टर्स आज ज्यादा काम कर रहे हैं। अब अगर 8.5% बिजली डेटा सेंटरों में यूज होने का मतलब है कि जो मैक्सिमम काम है वो मैक्सिमम काम किसके द्वारा होने वाला है, वो एआई के द्वारा होने वाला है। भाई अगर बिजली की खपत बढ़ेगी यानी कि काम ज्यादा डिजिटली हो रहा है। तो ये भी इस बात को प्रूव करता है कि आने वाला समय है, आने वाला समय जो जॉब्स के लिए है वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, अपन इसको समझते हैं। देखिए दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हम जब किसी न्यूज को पढ़ते हैं तो हमें यूं लगता है कि ये क्या हो रहा है सडनली, ऐसा तो कभी सुना नहीं, शायद ये पहली बार हो रहा है। नहीं, दुनिया में ऐसा पहले भी हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश इतिहासकार रॉबर्ट एलन। इन्होंने बोला कि 1790 से 1840 का जो दौर था, यानी कि जब जो औद्योगिक क्रांति थी इंग्लैंड में आ चुकी थी, उस औद्योगिक क्रांति के बाद भी इस तरह की समस्या पैदा हुई थी कि मजदूरों की जो आय है वो लंबे समय तक नहीं बढ़ी थी। अब औद्योगिक क्रांति को समझ लेते हैं। पहले जो उत्पादन होता था वो नॉर्मल आदमियों के द्वारा किया जाता था। उस समय भाप के इंजन्स का आविष्कार, प्रिंटिंग मशीन्स का आविष्कार, इस तरह के आविष्कार पश्चिमी दुनिया में हुए। जब पश्चिमी दुनिया में इस तरह के आविष्कार हुए तो जो उत्पादन की मात्रा है वो बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ गई। और जब उत्पादन की मात्रा बढ़ गई तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, लेकिन उनकी जो आय है वो लंबे समय तक स्टैटिक रही, यानी कि बढ़ी नहीं। अब आशंका है कि एआई जो है उससे भी बड़ा जो झटका है वो दुनिया को दे सकता है। आगे बात करते हैं 2008 में, स्पेशली दुनिया में 2001 से ही मंदी आ गई थी और अमेरिका और चीन के जो मार्केट्स है उनमें भी समस्या पैदा हुई थी। कब? 1999 से 2011 के बीच में। और अमेरिका में काफी 20 लाख के करीब जो जॉब्स है इस पीरियड में गई थी। और ट्रंप जिन्होंने मेन मुद्दा ही इस बात को बनाया था कि अमेरिका को में बहुत ज्यादा बेरोजगारी पैदा हो गई है, यानी कि इस तरह की समस्या से अमेरिका पहले भी जूझा हुआ है, पहले भी परेशान वो हुआ है। अब आगे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा है कौन से सेक्टर को। देखिए खतरा उन्हीं सेक्टर्स को होगा जहां पे कंप्यूटर से काम करवाया जा सकता है, यानी कि कुछ काम जहां पे एक्चुअल में आदमी को ही करने पड़ते हैं वो काम आज भी आदमी ही करेगा, आने वाले समय में भी आदमी ही करेगा। आदमी का मतलब मैन पावर से ही होगा। बट कुछ काम जैसे आईटी सेक्टर, बैंकिंग, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये ऐसे सेक्टर है जहाँ पे एआई का बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है और आज जो मैन पावर काम कर रही है उनको उससे बाहर निकलना पड़ सकता है। लो सर्विसेज है, कानूनी सेवाएं जो प्रदान की जाती है वो भी एआई के द्वारा की जा सकती है। प्रशासनिक कार्य,
कॉलेज ग्रेजुएट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये कुछ इस तरह के सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। यानी कि इन सेक्टर्स में जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। आगे सिलिकॉन वैली ने सरकार को यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सिलिकॉन वैली एक जगह है अमेरिका की जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरह के जो तकनीकी फर्में हैं, जो बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनी है, चाहे आप गूगल ले लें, फेसबुक ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, यूट्यूब ले लें, ये सभी उसी सिलिकॉन वैली नामक जगह में स्थापित है। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही है। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि यार यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसी चीज है, यानी कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई सा भी काम करे या ना करे, उसको एक निश्चित संख्या में यानी निश्चित अमाउंट में पैसा महीने के एंड में दे दिया जाए। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। उसकी बात ये लोग जो है कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब पूर्वोत्तर भारत को लेके एक आर्टिकल हमने इसमें इंक्लूड किया है। सबसे पहले समझते हैं पूर्वोत्तर भारत है कौन सा। अगर अपन इंडिया का मैप ड्रॉ करें, ये जो सेक्टर है इंडिया का, इसको बोला जाता है पूर्वोत्तर भारत। और लगभग जो 7 सिस्टर्स बोला जाता है, अगर सिक्किम को मिला लें तो 8 जो राज्य हैं वो हमारे पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं। अब ये भारत की जो मुख्य भूमि है और ये जो है अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इन दोनों के बीच में एक 18 किलोमीटर का गलियारा है मात्र। कितने किलोमीटर का? 18 किलोमीटर का। ऊपर चाइना है और नीचे कौन सा देश होगा? बांग्लादेश। इन दोनों देशों के बीच में मात्र 18 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी है, जिससे ये पूर्वोत्तर भारत हमारे मुख्य भारत से जुड़ता है। हमारे ही भारत का अंग है, लेकिन इसको पूर्वोत्तर भारत बोला जाता है क्योंकि ये पूर्वोत्तर हिस्से में अवस्थित है। अब आप सोच के देखिए, अगर इस 18 किलोमीटर की पट्टी को कोई देश कब्जा कर ले, मान लीजिए चाइना ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो भारत के इस पूरे के पूरे हिस्से को अलग किया जा सकता है। ये एक समस्या हमेशा से सुरक्षा की दृष्टि से रही है। और आपने अगर कुछ समय पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे डोकलाम, यानी डोकलाम पे भारत और चीन की दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई थी। रीजन क्या था आमने सामने होने का? आमने सामने होने का रीजन यही 18 किलोमीटर की पट्टी थी। यानी कि चीन की सेना का कोई भी अग्रेशन इस 18 किलोमीटर के नजदीक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों सेनाएं बहुत दिनों तक आमने सामने रही, फिर बातचीत हुई और अलग अलग हुई। तो ये जो सेक्टर है हमारे लिए हमेशा से एक अलग से एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस, यानी कि एक एक्स्ट्रा चुनौती के जैसे सेक्टर के जैसे, एक्स्ट्रा चिंता के सेक्टर के जैसे हमारे लिए रहा है। तो 90s, या यूं समझे 90s का मतलब 1990 2000 के आसपास जो सरकारें थी वो ये बोला करती थी लुक ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ देखो। क्या करना है? पूर्व की तरफ देखो। सिर्फ देखने की बात करती थी कि हमें विचार करना है कि उधर हम क्या किया जा सकता है। अब पूर्व का मतलब सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया नहीं है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं है। इसका मतलब है यहाँ जो म्यांमार है, यहाँ नीचे कंबोडिया है, नीचे यहाँ थाईलैंड है, नीचे यहाँ आपका सिंगापुर है, ये जो जितने भी सारे कंट्रीज आते हैं राइट साइड में, इन सब की तरफ देखने की बात वो सरकारें करती थी। 2014 में जब ये वर्तमान सरकार आई, वर्तमान सरकार ने ये बोला कि भाई देखने से काम नहीं चलेगा, हमें काम करना पड़ेगा, यानी कि एक्ट करना पड़ेगा। तब लुक एक्ट की पॉलिसी आई, यानी कि पहले लुक ईस्ट की पॉलिसी थी, अब एक्ट ईस्ट की पॉलिसी, यानी कि अब पूर्वी सेक्टर को सिर्फ देखना ही नहीं है, पूर्वी सेक्टर में हमें जाके काम भी करना है। ठीक है, ये जब पॉलिसी आई तो कुछ बातें जो है ये आर्टिकल इसी से जुड़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं। लेखक जो है वो असम के राज्यपाल है और बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार ने बहुत अच्छा जो है काम हमारे पूर्वोत्तर भारत में किया है। क्या क्या किया है? कनेक्टिविटी सबसे पहली चीज। कनेक्टिविटी सिर्फ एक आप यूं समझे कि हमारे लिए एक सहूलियत का ही माध्यम नहीं है, हमारी सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। यानी कि जब मान लिया नॉर्थ ईस्ट रीजन में चाइना अगर अटैक करता फॉर एग्जांपल, तो हम सामान को, सैनिकों को, अपने जहाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए हमें अच्छे आवेज चाहिए, हमारी मैन पावर के मोबिलाइजेशन के लिए, यानी कि सैनिकों को पहुंचाने के लिए ट्रेन चाहिए, हमें हवाई पट्टियां भी चाहिए। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है ये काफी ज्यादा हुआ। जैसे उड़ान योजना थी, उड़ान योजना के माध्यम माध्यम से वहाँ जो क्षेत्रीय हवाई अड्डे हैं वो डेवलप किए गए। शांति और स्थिरता, इस सेक्टर में अस्थिरता भी बहुत ज्यादा थी। हर राज्य में कुछ ना कुछ इस तरह के ग्रुप्स थे, वो ग्रुप्स हमेशा वहां की सरकार के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई किया करते थे। तो इस सरकार ने बहुत ज्यादा ग्रुप्स के साथ में समझौते किए
उनको समझाया बुझाया, उनको बोला कि भाई ठीक है, इस तरह लड़ने से काम नहीं चलेगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें बताइए, हम आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, आप इस सेक्टर को जो है शांति स्थापित होने दीजिए। आगे बात आती है सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, यानी वहाँ का जो कल्चर है उसको प्रमोट किया गया। हल्का सा आप देख लेंगे, जैसे गुवाहाटी में बिहू, झूमर, बांगुरुम्बा नृत्य जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, तो आप ये लाइन नोट कर लेंगे। ये जो तीनों नृत्य है ये कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो है होलिस्टिक काम किया गया, यानी सिक्योरिटी पे काम किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, और उधर सांस्कृतिक पुनर्जागरण यानी कि कल्चरल जो एक्टिविटीज थी उन पे भी काम किया गया। आगे अब सभी मंत्रालयों को यह बोला गया कि भाई आप जो पूर्वोत्तर भारत है उसके लिए अलग से जो बजट है वो आप अलोकेट कीजिए। तो सभी मंत्रालयों ने, विभागों ने पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग से बजट जो है निर्धारित किया। आगे जोरहाट में जो है एक 125 फुट ऊंची जो मूर्ति है वो भी स्थापित की गई। कामाख्या कॉरिडोर, कामाख्या माता का मंदिर जो है असम में है, गुवाहाटी में है, तो वो जो कॉरिडोर है वो भी बनाया गया। तो एक चीज ये भी आप नोट कर सकते हैं छोटे एग्जाम्स के लिए कि वीर लासित बोरफुकन की जो 125 फुट की जो मूर्ति है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जिसको हम लखपति दीदी बोलते हैं उसको असम में बोला जाता है लखपति बाईदेव। तो ये जो योजना है ये भी यहाँ पे लागू की गई। स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का जो काम है वो भी किया गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को आगे बढ़ाने के लिए होलिस्टिक एक काम किया गया। हर आयाम में, हर सेक्टर में कुछ अच्छे काम सरकार के द्वारा किए गए। आगे बात करते हैं एक अभियान है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। कब से है? 25 मई से 5 जून तक। ये डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी सारी बातें जनरल बातें हैं। इसमें जो है जन आंदोलन का रूप, हमेशा जल संरक्षण की बात की जाती है। आपने सुना होगा पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। आज से 15 साल पहले भी ये नारे लगते थे, आज भी ये लगेंगे और आने वाले समय में भी ये लगते रहेंगे, क्योंकि इंडिया में जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम पानी की हमेशा से रही है, और स्पेशली राजस्थान में तो ये इंपॉर्टेंट होता ही है। एक छोटी सी न्यूज और इसमें इंक्लूड की हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और ये आपको नोट भी करनी है। पांजत फिशिंग फेस्टिवल है कहाँ पे? कश्मीर में। क्या होता है इस फेस्टिवल में? देखिए वहाँ के लोग क्या है, एक पर्टिकुलर काफी सारे 500 के आसपास झरने एक जगह इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे साल के इस स्पेशल टाइम पे वो लोग इकट्ठे होते हैं। उस जो झरनों से जहाँ वो जगह बनती है उस पर्टिकुलर झील की सफाई करते हैं और वहाँ से मछलियां पकड़ते हैं। तो कहने का मतलब एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पांजत फिशिंग फेस्टिवल सीधा पूछा जा सकता है कहाँ पे? कश्मीर में आयोजित होता है। और यहाँ पे एक अगर और अलग से बात की जाए तो परंपरा को भी निभाते हैं और प्रकृति का जो संरक्षण है, पर्यावरण का जो संरक्षण है, वो भी संदेश इसके माध्यम से ये लोग देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक बात आ रही है देसाई पिट झील त्रासदी। ये तेलंगाना जो अपना राज्य है वहाँ का वारंगल जो जगह है वहाँ पे ये झील है। तो सबसे पहले याद रखने वाली बात कौन सी है कि आप देसाई पेट झील कहाँ पे है, ये याद रखेंगे। कहाँ पे? तेलंगाना के वारंगल में। यहाँ पे क्या हुआ है, एक साथ हजारों जो मछलियां वो मर गई है। न्यूज इतनी सी ही थी। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये देसाई पीठ झील कहाँ पे है, क्योंकि देसाई पीठ पेट झील के बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद ये मरी कैसे? अब ये जो न्यूज है ये करंट की है, बट ये जुड़ जाती है एनवायरमेंट से जाके। एनवायरमेंट में क्यों? क्योंकि मछलियां कहाँ मरी है? झील के अंदर मरी है, और झील के अंदर मरी है पोल्यूशन की वजह से। तो इससे हम रीजन ढूंढ लेते हैं कि पोल्यूशन की वजह से ये मरी कैसे है और इसका मेन रीजन क्या है। सबसे पहले समझते हैं इसके साइंटिफिक रीजन क्या है। ठीक है, ये समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक बता देता हूँ। जैसे आप समझेंगे कि हम सब लोगों को श्वसन क्रिया के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो जो और बाकी प्राणी है उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, और जो प्राणी जल में है उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, और आपने साइंस में, बेसिक साइंस में पढ़ा होगा कि किस तरह पानी में जो है ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो डीओ वही चीज है। डीओ है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी जो स्वच्छ पानी है एकदम स्वस्थ, वहां 8 से 10 मिलीग्राम जो है 1 लीटर में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। ये एक स्टैंडर्ड मापदंड हो गया। अगर 4 मिलीग्राम 1 लीटर तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 4 मिलीग्राम 1 लीटर से कम ऑक्सीजन किसी भी पानी में हो गई तो वो पानी फिर उस पानी के जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि उनको जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन उस पानी से उस जीव को नहीं मिल पाती।
बात समझ में आ गई? अब आगे एक कॉन्सेप्ट है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक सिंपल डिमांड होगी जो हमने समझ ली कि 8 से 10 मिलीग्राम होनी चाहिए, 4 मिलीग्राम तक भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर उस पानी में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो गए या उस पानी में बहुत ज्यादा घास शैवाल इस तरह की चीजें हो गई जिनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जो मान लीजिए 10 मिलीग्राम भी है, इसमें से 8 मिलीग्राम तो वो बैक्टीरिया ने ले ली, तो बाकी जो मछलियां और जीव बचे हैं उनके लिए ऑक्सीजन कहाँ बची? बहुत कम बची। तो उनके जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। और ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? जो सीवेज का पानी, हमारा गंदा पानी झीलों में, नदियों में, इन सारी जगहों में जाता है, वहां ये समस्या पैदा होती है। आपने देखी होगी एक बात कि आपकी नालियां, बाहर जो नाले हैं वो हमेशा स्मेल करते हैं। स्मेल करने के पीछे पीछे रीजन यही है कि वहां पे जो जीव थे उनको रिक्वायर्ड मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिली और वो मर गए। जब वो मर गए उनसे स्मेल आना बहुत स्वाभाविक है। यही रीजन यहाँ पे हुआ है। यहाँ क्या हुआ है कि बहुत सारी जलकुंभी उस पानी में थी, और जलकुंभी क्या है, रात में ऑक्सीजन को सोख लेती है, और रात में क्या है, आपको सनलाइट भी नहीं मिलती तो दोबारा नई ऑक्सीजन भी पानी नहीं बना सकता। तो इस वजह से क्या है, वहां पे जो मछलियां थी उनको ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो हो गया उसका लेवल, और उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी बड़ी संख्या में मौत हो गई। आगे छोटी सी दो न्यूज है। चीन की कूटनीतिक चेतावनी और भारत की न्यायपालिका का संकट। अगर चीन की कूटनीति की बात करें तो हाल ही में क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो चीन गए। जब वो चीन पहुंचे तो वहां पे उनके बीच में बातचीत हुई तो हल्की सी चर्चा ताइवान के बारे में चली। अब ताइवान का पूरा विवाद क्या है मैं वो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बेसिकली चाइना ये बोलता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है, यानी वन चाइना है। वन चाइना का मतलब आज का चाइना प्लस ताइवान, ये किसका है? चाइना का स्टैंड है। लेकिन भारत सहित जो बाकी दुनिया है वो ये बोलती है कि भाई ताइवान अलग देश है, आप ऐसे बदमाशी मत कीजिए, ये ठीक बात नहीं है। अब इस जगह जब इन दोनों की मीटिंग हो रही थी तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बोला कि आप ताइवान को याद नहीं करोगे, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। यानी कि ये क्या है, सबसे पहले समझते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। जब ताइवान की बात करने वाले थे अमेरिकन राष्ट्रपति तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी कि आप इस कॉन्सेप्ट को भूलिए मत। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का मतलब होता है जब कोई स्थापित शक्ति नई शक्ति को चुनौती मानती है तो युद्ध होता ही है। थोड़ी सी गहरी बात है, हल्का सा इसको अलग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो बहुत पावरफुल है, लंबे समय से पावरफुल है, और उसको कोई नया व्यक्ति अगर आके चुनौती देता है तो आप मान के चलिए कि वहां लड़ाई होनी है। क्या रीजन है? सबसे पहली बात, जो पावरफुल आदमी है वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि नया आदमी मेरे से क्या मुकाबला करेगा। और जो नया व्यक्ति है उसको ये लग रहा है कि मैंने बहुत सारी मेहनत करी है और मैं अब इससे क्यों झुकूं, जब इतने साल झुक गया था अब क्यों झुकूं। तो ऐसे मामलों में लड़ाई होती ही होती है। पिछले 500 सालों के जो बड़े 16 युद्ध हुए हैं उनको अगर ठीक से ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा कि 12 जो युद्ध है इसी थ्यूसिडाइड्स थ्योरी की वजह से हुए हैं। यानी कि कोई न कोई स्थापित शक्ति थी, उसके सामने कोई नई शक्ति आके उसने विरोध किया और दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो यहाँ चाइना का कहने का मतलब यह था कि भाई अमेरिका, आप जो है स्थापित शक्ति हो, मैं नई शक्ति हूं, अगर आप मेरे बीच में कुछ करोगे, चुनौती मानोगे मुझे, तो फिर लड़ाई होनी है। और आप जो है ताइवान के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, मैं हल्का सा और सिंपल करके बताता हूँ। देखिए, अमेरिका जो है लंबे समय से बहुत मजबूत देश है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ उसके बाद में यूएन बना, तो दुनिया में एक ही सबसे बड़ा लीडर जो निकल के आया वो अमेरिका निकल के आया। ठीक है, उस समय तक 91 तक रूस जो है उसका ओपोनेंट माना जाता था। लेकिन 1991 में रूस भी 15 टुकड़ों में उसका विखंडन हो गया। जब रूस का विखंडन हो गया तो दुनिया में एकमात्र शक्ति कौन? अमेरिका बच गया। अब भी पिछले कुछ समय से चीन जिस तरह से चीन का उभार हुआ है, तो चीन सोचता है कि मैं अमेरिका को रिप्लेस करूं। अब जब दोनों देशों के राष्ट्रपति मिलते हैं और चीन अग्रेशन दिखाता है किस बात पे कि अमेरिका ताइवान के बारे में कुछ नहीं बोले, ये जब आती है तब थ्योरी थ्यूसिडाइड्स निकल के आती है। और थ्यूसिडाइड्स थ्योरी ये कहती है कि जब कोई स्थापित शक्ति, ये लिखिए लाइन, कि जब कोई स्थापित शक्ति नई शक्ति को चुनौती मानने लग जाए, यानी जब अमेरिका चीन को अपने लिए चुनौती मानने लग जाए, तो इतिहास में ऐसा हुआ है पिछले 500 सालों में कि 16 में से 12 जो बड़ी लड़ाइयां हुई है, जो बड़े युद्ध हुए हैं, इसी वजह से हुए हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी।
आगे न्यायपालिका के बारे में हम लगातार बात करते हैं कि बहुत सारे केस पेंडिंग है, लोगों की सुनवाई होती नहीं है। अगेन यही बात है कि 5.5 लाख जो है केस पेंडिंग है। यहाँ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको नोट डाउन करना है, वो मैं बताता हूँ। 1987 में विधि आयोग एक हमारा हर 10 साल में, हर 15 साल में गठित होता है। 1987 में विधि आयोग ने यह बोला कि भाई 10 लाख लोगों पे 50 न्यायाधीश कम से कम होने चाहिए। 10 लाख लोगों पे 50 न्यायाधीश कम से कम होने चाहिए। यह बात कब बोली? 1987 में। आज चल रहा है 2026। उसके बावजूद हमारे यहाँ 10 लाख लोगों पे केवल 22 न्यायाधीश है। ये ऐसा डेटा है जिसको आप हर जगह यूज करेंगे। जहां भी न्यायपालिका की बात होगी, जहां भी न्यायिक सुधार की बात होगी, जहां भी न्यायपालिका की कमजोरियों की बात होगी, तो आपको यह बात कोट करनी है। कैसे करोगे कि 1987 की विधि आयोग की रिपोर्ट ये बोलती है कि 10 लाख जनसंख्या पे 50 जजों की संख्या होनी चाहिए। लेकिन आज 2026 में या 2027 में जब भी आप ये एग्जाम लिखोगे, आज भी मात्र 22 है जजों की संख्या। तो ये कितना बड़ा गैप है जिसको फुलफिल किया जाना चाहिए। अब क्या है, न्यूज क्यों बना है? कुछ जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने बोला है कि हमें 40-50 हजार करोड़ रुपए दीजिए। न्यायपालिका को सरकार से अनुरोध किया है ताकि हम हमारी जो आधारिक संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉडी, जो बिल्डिंग्स है, जो सारे इक्विपमेंट्स है, उनको ठीक कर सके। तो ये सारी बात है। आगे चलते हैं। एक प्रोग्राम नया चल रहा है अभी पूरे इंडिया में कि 2 जगह की कोई यूनिक वस्तुएं हैं, उनको जोड़ के एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाए। तो उसी की, हालांकि अभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इनिशियल स्टेज पे है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए ऐड किया है कि कोटा डोरिया आप जानते हैं, एक विशेष प्रकार का चौकड़ीदार बुनाउट होती है, में हल्कापन होता है और पारदर्शिता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कपड़े का एक प्रकार है कोटा डोरिया, जो कि कोटा का है। एक होती है एरी सिल्क। ये कहाँ की? ये उसी नॉर्दर्न इंडिया की जिसके बारे में हमने बात करी, यानी पूर्वोत्तर भारत की एक पर्टिकुलर साड़ी की किस्म होगी या कपड़े की किस्म है। इन दोनों को मिला के कुछ यूनिक सा कपड़ा बनाने का जो है आपस में दोनों सरकारों के बीच में, और इनके दोनों जो कल्चरल मंत्रालय है, वस्त्र मंत्रालय, इनके बीच में कुछ बातचीत चल रही है। तो जब निकल के आएगा तब अपन बात करेंगे। आपको अभी की स्टेज पे क्या याद होना चाहिए कि एरी कहाँ का है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। और आपका कोटा डोरिया कहाँ पर है? कोटा राजस्थान का, राइट। आप आगे एक P5 का जो विजन है वो हमारे पीएम ने दिया है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको हल्का सा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। P5 यानी कि पीएम का P5F क्या क्या है? पहला फार्म है, दूसरा फाइबर है, तीसरा फैब्रिक है, चौथा फैशन है और पांचवा फॉरेन है। यानी कि सबसे पहले फार्म में कपास उगाई जाए, उसका रेशा बनाया जाए फाइबर, रेशे से कपड़ा बनाया जाए फैब्रिक, और फैब्रिक को फैशन में, यानी कि उसको अच्छी डिजाइन में, अच्छी पैकेजिंग में, अच्छी मार्केटिंग के द्वारा उसको स्टैब्लिश किया जाए और उसके बाद उसको विदेश में बेचा जाए। तो ये जो है एक प्रधानमंत्री का हमारे विजन है, जिसके तहत कि हमारा निर्यात बढ़े, हमारी जो वस्त्र इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपको एग्जामिनेशन में, आप जब भी अगर इस तरह की कोई प्रोग्रेसिव बात हो, जब भी जो है वस्त्र सेक्टर की बात हो, तो ये जो विजन है प्रधानमंत्री का, आप क्वेश्चंस में आराम से एरो में या चार्ट में दिखा सकते हैं। तो आपके एक आध जो वैल्यू एडिशन मार्क्स है वो आपको मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू। जय हिंद।